રક્ષા એકેડમી આ એક એવું નામ છે જે યુવાનો અને યુવતીઓ જે જીવનમાં પોતાના સપના સાકાર કરવા માંગે છે. રક્ષા એકેડમી જે આવેલી છે અમદાવાદમાં આવેલા મોટેરા વિસ્તારમાં, જેની મુલાકાત અમારી ન્યૂઝ ટીમ નારીતુ નારાયણીએ લીધી. તો આવો આપણે ત્યાંના ફાઉન્ડર અને અહીંયા અભ્યાસ અને તાલીમ લેતા વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થિનીઓની મુલાકાત કરીને સાંભળીએ આ એકેડમી વિશે થોડી વાતો અને અહીંયા તાલીમાર્થીને કેવી મળે છે સુવિધા અને તાલીમ. आपका सर परिचय क्या है? नमस्कार, मैं कमांडेंट रिटायर्ड अतुल कुमार सक्सेना मेरा नाम है। मैं कोस्ट गार्ड का 4th बैच का ऑफिसर था और 17 में मैं रिटायरमेंट ले लिया मैंने। उसके बाद क्योंकि हमको सरकार ने अपने सर्विस लाइफ में हमको जीटीओ की ट्रेनिंग दे रखी थी DIPR में, तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे रक्षा एकेडमी नाम से, जो कि मेरी मदर का नाम है, उसके नाम से एकेडमी खोली। इस एकेडमी का उद्देश्य मेरा केवल ये था कि मैं तो सर्विस से बाहर आ गया, अब इतने ऑफिसर्स यहाँ से भेज सकें कि जो ऑफिसर्स की कमी है आर्म फोर्सेज में वो पूरी हो जाए। खास तौर से गुजरात में लोग आर्म फोर्सेज में जाते नहीं हैं और ऑफिसर्स कैडर में तो और भी कम जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि मैं लोगों को ट्रेन करूं। मैंने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी तक में गया लोगों को काउंसलिंग करने के लिए कि आप डिफेंस में आए, आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत रिस्पेक्टेबल अपॉर्चुनिटी है, एक स्कोप मिलता है जहाँ आप अपनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके लिए खर्चा भी कुछ नहीं है। आपका उद्देश्य क्या था कि सिर्फ गुजरात से अफसर बनाना या आपकी हॉबी है? ये आप इसको हॉबी भी कह सकते हैं, इसको मेरा एक जीवन का लक्ष्य भी कह सकते हैं। हर बच्चा गुजरात से अगर एक आर्म फोर्सेज में जा सकेगा तो एक जो धारणा है कि गुजराती आर्म फोर्सेज में नहीं है वो टूट जाएगी। पंजाब के जा सकते हैं, महाराष्ट्र, यूपी से जा सकते हैं, जो कि मेरा प्रदेश है, तो यहाँ से क्यों नहीं जा सकते? एक्सपोजर नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। वो काम मैंने सोचा अगेंस्ट द करंट करके मैं ये काम करूँगा और मेरे को बड़ी खुशी है कहते हुए कि गुजरात से जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NDA में लड़कियों के लिए ओपनिंग की है, 2 साल में पहली लड़की जो आस्था नेहरू गई वो हमारी स्टूडेंट रही। ये दूसरी लड़की जा रही है राधा। इसके बाद पहला इसने अपना जो इंटरव्यू था SSB का वो मिस किया था। AMC में मेजर जनरल बनी, वो भी गुजरात से थी। अब वो डॉक्टर है, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। हम तो फाइटिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। AMC एक सिस्टम अलग है जहाँ पे वो सेवा है, एक मेडिकल लाइन है। 2006 में स्टेट वाइज हो गया तो सारी स्टेट से तो बंदे जाते ही फोर्स में, ऐसा तो नहीं है? सब जाते हैं लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। हम उस परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, स्टेट का तो फिक्स किया हुआ ना, स्टेट कितनी जाने? कहीं कोई फिक्स नहीं है, किसी भी स्टेट से कितने लोग आएंगे ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप SSB क्लियर कर सकते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। राजरिप में 3% गुजराती अफसर कोई है। परसेंटेज आप किसी का नहीं है। आर्म फोर्सेज में किसी भी स्टेट का कोई परसेंटेज नहीं है, ना ही जाति का परसेंटेज है, ना ही किसी स्टेट का परसेंटेज है। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में रह चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छा जानता हूँ। मेरा नाम राधा बारड है। मैं वेरावल कीर सोमनाथ में रहती हूँ। मैंने स्वामीनारायण विद्यापीठ करमसद से अपना स्कूल किया था। मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना था और रिसेंटली मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए रिकमेंड हुई हूँ और NDA 151 कोर्स जो अगली जनवरी 2 तारीख से स्टार्ट होगा उसको मैं ज्वाइन करने वाली हूँ। मैं पिछली बार मैं 12th में जब थी तब सितंबर में मैंने NDA की रिटन एग्ज़ाम दी थी। तब मेरी रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद मेरा इंटरव्यू का कॉल आया था। मैं गुवाहाटी इंटरव्यू देने के लिए गई थी। उस इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने अप्रैल में फिर से रिटन एग्ज़ाम दी और उसके बाद जब फिर से मेरा इंटरव्यू आया तब मैंने अपनी गलतियां अपनी तरफ से एनालाइज की थी, पर मुझे एक प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए था कि मुझ में क्या कमियां हैं और उनको मैं कैसे सुधार सकती हूं ताकि मैं जो गोल अचीव करना चाहती हूं वो मैं कर पाऊं। और मेरे पहले इंटरव्यू से पहले मैंने गूगल पे सर्च किया था कि SSB इंटरव्यू के लिए कोचिंग कहाँ मिल पाएगी, तो तब सक्सेना सर की रक्षा एकेडमी मुझे गूगल पे मिली थी और मैं सर से एक बार मिलने भी आई थी फर्स्ट इंटरव्यू से पहले। तब सर ने एक चीज़ कही थी कि आप 15 दिन यहाँ आइए, 15 दिन के बाद जब आप यहाँ से निकलोगे, सिलेक्शन की गारंटी नहीं है पर आप में कॉन्फिडेंस होगा कि मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ। और ये सर की बात मुझे तभी बहुत अच्छी लगी थी, पर तब मैं बोर्डिंग स्कूल में थी तो मैं सर के पास से कोचिंग नहीं ले पाई।
तो दूसरे इंटरव्यू से पहले मैंने सक्सेना सर के पास आने का डिसाइड किया। मैंने पास में पीजी रखा और मैं रोज़ 15 दिन सर के पास इंटरव्यू की कोचिंग के लिए आती थी और केवल 15 दिन का समय था। उसके बाद तुरंत मुझे इंटरव्यू के लिए वहाँ रिपोर्ट करना था। उस 15 दिन के टाइम में मेरी बहुत सारी खामियां थी जो शायद मुझे भी नहीं पता थी। सक्सेना सर ने मुझे एक एक खामियों को कैसे मैं सुधार सकती हूँ, कैसे मुझे परफॉर्म करना चाहिए। मेरी काफ़ी अचीवमेंट्स के बाद भी मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट थी उस टाइम पे। सर ने मुझे बूस्टअप किया कि तुमने जो किया है अचीव, उस पर तुम बिलीव करो और मेरी हर एक गलती को कैसे सुधार सकती हूँ, सिर्फ गलतियाँ पॉइंट आउट नहीं की, वो गलतियों को मैं कैसे सुधार सकती हूँ, उस पर इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ, वो सब करवाया और सारी प्रैक्टिस करवाई। तब मेरा, मैं कह सकती हूँ, थिंकिंग लिमिटेड था कि मैं हर चीज़ एक सीमा तक ही सोचती थी। तो सर ने मुझे बताया कि हर चीज़ को सारे एंगल से सोचो, जहाँ तक सोच सकते हो इतना सोचो। और ये चीज़ ना कि सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने में काम आई, बट आई बिलीव कि आगे भी लाइफ में हर जगह पे मुझे ये जो सारी मैंने सीखी है वो बहुत काम लगेगी। और इंटरव्यू जो 5 दिन का रहता है उसमें हर एक प्रोसेस में, हर एक स्टेप में मुझे ये महसूस हुआ कि जो ये 15 डेज में मैंने सर के पास से सीखा था वो मुझे बहुत काम लगा। और जैसे ही सर ने बोला था, बाय द एंड ऑफ वो 15 दिन मैं कॉन्फिडेंट थी कि नहीं, मैं कर पाऊंगी, मैं करना चाहती हूँ तो मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगी। और मैंने किया और मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हुई। और इसके अलावा मेरी एक मेडिकल कंडीशन भी थी, नॉकनीज थे मुझे। तो सर का काम था मुझे इंटरव्यू के लिए गाइड करना। पर मैंने उनसे जब शेयर किया कि मुझे ये मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से मुझे मेडिकल में रिजेक्शन के चांसेस भी हैं, तो सर ने बियॉन्ड द वे जाके मुझे उसके लिए भी हेल्प किया कि तुम ये एक्सरसाइजेस कर सकती हो, ये करना, तुम ये भी करना, करती रहना। और सिर्फ इंटरव्यू में सिलेक्ट होना नहीं, ताकि क्योंकि गर्ल्स की सिर्फ 19 सीट्स हैं पूरे इंडिया में। सर का गोल था कि इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद भी तुम अगर मेरिट में ना आओ, क्योंकि काफ़ी लड़कियों के साथ ये होता है कि वो सिलेक्ट हो जाती हैं पर मेरिट में पीछे होती हैं तो वो अकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाती। तो सर का गोल यही था कि मैं तुम्हें सिर्फ रिकमेंड करवाना नहीं चाहता, तुम अकेडमी जाओ तब हमारा गोल पूरा होगा। तो हर प्रोसेस में वो मेरिट में ज़्यादा मार्क्स लाना, ऊपर आना, मेडिकल क्लियर होना, हर चीज़ में सर का मुझे मॉरल सपोर्ट रहता था। और बाकी मैं सारी लड़कियों को इस एज ग्रुप की कहना चाहूँगी कि पहले हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद हम डिफेंस ज्वाइन कर पाते थे। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया है कि गर्ल्स एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं। मैं जाऊँगी तो मैं गर्ल्स की 4th बैच होंगी जो एनडीए जा सकती है। पहले लेडीज़ के लिए सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन सर्विस होती थी और अब एनडीए के द्वारा हम परमानेंट कमीशन ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक नेवी का इंटरव्यू भी दिया था, जो फर्स्ट टाइम गर्ल्स के लिए 12th के बाद एंट्री खुली थी, नेवी टेक्निकल एंट्री, जो पहले कभी नहीं थी। तो फर्स्ट बैच ऑफ गर्ल्स का मैंने वो इंटरव्यू दिया था और लगातार दूसरी बार भी जो गाइडेंस सर की थी वो दिमाग में रख के मैंने परफॉर्म किया और दूसरी बार भी मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हुई और उसका मेडिकल चेकअप भी हुआ और मैं उसमें भी क्लियर हुई। अभी तक एनडीए में गुजरात की एक लड़की है और वो भी सर की गाइडेंस से ही, सर की एकेडमी से ही सीख के आगे गई है और इस बार हम सिलेक्ट हुए हैं एनडीए ज्वाइन करने के लिए। तो द अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट दे रही है उसका हमें पूरा फ़ायदा लेना चाहिए और ऐसी परमानेंट कमीशन की का चांस जो गवर्नमेंट दे रही है, हमको एटलीस्ट एग्ज़ाम देनी चाहिए, वो इंटरव्यू देना चाहिए। एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, बाकी सब जगह पे इंटरव्यूज में नॉलेज चेक करते हैं, वही सब होता है, बट एसएसबी इंटरव्यू ना तो सिर्फ आपका नॉलेज चेक करता है बट पूरी पर्सनालिटी, जो एक ऑफिसर बनने के लायक पर्सनालिटी होती है वो चेक करता है, वो सारी क्वालिटीज चेक करता है। आपने एनडीए क्यों चॉइस किया, अदर कमीशन क्यों नहीं? 12th के बाद तो एनडीए ही एक एंट्री है गर्ल्स के लिए, इसलिए एनडीए ज्वाइन करना। मजबूरी में किया? मजबूरी नहीं, मुझे पहले से ही डिफेंस फोर्सेस में जाना था। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया था अपने 12th क्लास में, तो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद टेक्निकल एंट्रीज से एकेडमी में जा पाऊँ। और जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अब लड़कियां 12th के बाद भी जा सकती हैं एकेडमी, तो मैंने उसके बाद से एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मेरा नाम अरविंद बारड़ है, मैं वेरावल गिर सोमनाथ से आता हूँ। मेरी बच्ची ने अभी एनडीए क्लियर किया हुआ है
और रक्षा एकेडमी वो बोली मुझे जाना, हम एक बार यहाँ सर से मिलना है। मुझे भी अच्छा लगा कि यहाँ पे उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो अकेली थी, वो अकेली भी यहाँ रहती थी और सर के ने भी पूरा जवाबदारी उसका लिया था कि अब यहाँ पे भेज दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पास में हॉस्टल है, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप वहाँ पर मिल लो। वहाँ पे भी अच्छा था और यहाँ से बहुत सीखा है उसने रक्षा एकेडमी से, और उसका जो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा यहाँ से डेवलप हुआ है। आपकी बेटी अफसर बनी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व हो रहा है मुझे। मैं आपको बिलीव नहीं कर पाऊँ मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो अब बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं अच्छे बच्चों को बोलूँ, बच्चों को जो करना है वो करने देना चाहिए। और बच्चों को जहाँ पे अगर आर्म फोर्स में भी नहीं, कहीं पे भी बच्चों को भेजना तो भेजना चाहिए। ज़्यादातर के मिलिट्री में गुजरात से कोई नहीं जाता है। अगर कोई भी बच्चा जाना चाहता है तो उसको जाने देना चाहिए। गुजरात में शायद मना कर रहे सब, ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको रक्षा एकेडमी में कोई रेफरेंस किया था कि आपने डायरेक्ट चॉइस किया? नहीं, बच्ची ने मुझे बोला था कि मैंने ये देखा हुआ है, हमें मिलने जाना, बस हम यहाँ मिलने आए थे। वहीं से हमें लगा था कि नहीं बहुत अच्छा है। रक्षा एकेडमी के बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं रक्षा एकेडमी में से बोलना चाहूँगा, अब बेझिझक अपने बच्चे को भेजो। यहाँ से जो भी बच्चा आएगा वो 100% जीवन में कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। अगर इसमें नहीं गया आर्म फोर्स में तो जीवन में तो उसको कुछ काम आएगा ही।